हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक एजुकेशन स्क्वाड में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं फिर आपके लिए लेकर आ गया हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चन ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड। ठीक है, मानव शरीर से संबंधित महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चन हैं और ये सारे क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं और उम्मीद करेंगे आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा हेल्प करें। और चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है और उससे पहले मैं बता देता हूं आपको, यदि इन क्वेश्चंस की PDF आप पाना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहां से जाकर आप निःशुल्क इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं PDF। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो जो प्लाज्मा होता है, ठीक है, प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन प्रोटीन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है, दो हैं, कौन कौन से, फाइब्रिनोजन प्रोटीन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन पाए जाते हैं प्लाज्मा में। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 2, प्लेटलेट्स जिनको हम डिम्बाणु भी कहते हैं। ठीक है, तो प्लेटलेट्स का टेक्निकल नाम क्या होता है। तो इसका टेक्निकल जो नाम होता है वो क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट होता है। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 3, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है। ठीक है, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल क्या है बताना है। तो राइबोसोम होता है और राइबोसोम को ही प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल जो होता है राइबोसोम होता है और राइबोसोम को क्या कहते हैं। यदि क्वेश्चन आ जाता है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, राइबोसोम हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 4, कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल क्या है। ठीक है, कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल क्या होता है। तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है। प्रश्न नंबर देखते हैं क्या है, पांचवा है, कोशिका की आत्महत्या, ये यहाँ पे आत्महत्या होना चाहिए। ठीक है, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। ठीक है, कोशिका की आत्महत्या की या आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है। तो ये होता है लाइसोसोम। ठीक है, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, लाइसोसोम कहते हैं, लाइसोसोम को कहा जाता है। और लाइसोसोम की खोज कब व किसने की थी। तो क्रिश्चियन डी ड्यूब ने। ठीक है, कौन है, क्रिश्चियन डी ड्यूब ने की थी इसकी खोज और कब करी थी, 1955 में की थी। ठीक है, तो इसको रिपीट कर देता हूँ, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। तो लाइसोसोम को कहा जाता है और इसकी खोज कब व किसने की है। तो क्रिश्चियन डी ड्यूब ने की है, कब, 1955 में। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 6, DNA की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो DNA की खोज की है जोहान फ्रेडरिक मिसर ने और करी कब है, 1869 में की थी। ठीक है, अगला देखते हैं, न्यूक्लियस के बाहर DNA कहाँ पाया जाता है। तो ये न्यूक्लियस के बाहर DNA जो है माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 8, RNA का मुख्य कार्य होता है। तो RNA जो होता है इसका जो मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है और इसका जो RNA का जो मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 10, शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है। तो ये होता है यकृत में। ठीक है, यकृत यानी लीवर में होता है। और ये पूछ ले पित्त इकट्ठा कहाँ होता है, तो ये पित्ताशय में इकट्ठा होता है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 10, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है। जो मछलियाँ होती हैं जल में रहती हैं, तो मछलियों में उत्सर्जी जो पदार्थ होता है क्या होता है। तो उसमें उत्सर्जी पदार्थ होता है अमोनिया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, तंबाकू में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो तंबाकू में वो निकोटीन पाया जाता है। ठीक है, क्या है, तंबाकू में जो तत्व पाया जाता है वो क्या होता है, वो निकोटीन होता है। प्रश्न नंबर 12, एब्रेजन चोट संबंधित है। तो ये त्वचा की, ठीक है, स्किन जो होती है स्किन से रिलेटेड होती है, वही रगड़ या खरोंच टाइप की चोट होती है, त्वचा से संबंधित होती है एब्रेजन चोट। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 13, मांसपेशियों के निर्माण में कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो मांसपेशियों के निर्माण में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो होता है प्रोटीन। यदि हमारे शरीर में कहीं भी मांसपेशियाँ टूट फूट जाती हैं या फिर बात की जाए कि मांसपेशियों के निर्माण में, तो निर्माण कौन करता है, तो ये प्रोटीन का कार्य होता है। ठीक है, प्रोटीन हमारे शरीर में मांसपेशियों का निर्माण करती है। और सबसे अच्छा स्रोत जो माना जाता है वो सोयाबीन माना जाता है और सोयाबीन में लगभग 42%, ठीक है, कितना, 42% प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में। ठीक है, और सोयाबीन की यदि बात करी जाए किस राज्य में सर्वाधिक होता है, तो सोयाबीन जो भारत का राज्य मध्य प्रदेश है वहाँ पर इसकी पैदावार अधिक होती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर क्या है, प्रश्न नंबर है 14, काइफोसिस विकृत शरीर के किस अंग से संबंधित है। तो ये होती है रीढ़ की हड्डी से संबंधित। ठीक है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है तो ये जो बीमारी होती है विकृत होती है काइफोसिस है हमारी रीढ़ की हड्डी से संबंधित होती है। अगला देखते हैं,
ग्लाइकोजन को संग्रहित करने वाला शरीर का वह कौन सा अंग है? तो ग्लाइकोजन को कौन संग्रहित करता है? तो यकृत करती है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, डायनमोमीटर से क्या मापा जाता है? तो डायनेमोमीटर से क्या मापा जाता है? शक्ति यानी बल मापा जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 17, दांतों का आंतरिक भाग क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है डेंटाइन, ठीक है। दांतों का जो आंतरिक भाग होता है वो डेंटाइन कहलाता है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 18, पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो पायरिया जो रोग होता है वो हमारे जो दांत होते हैं और मसूड़े होते हैं इनको प्रभावित कर देता है। इसमें क्या होता है, जब विटामिन सी की कमी हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, दांतों से खून निकलता है, दांत हिलने लगते हैं, दांत व मसूड़ों से खून निकलेगा, दांत हिलने लगेंगे, ठीक है। तो इस कारण से पायरिया जो रोग होता है वो शरीर में मतलब जो दांत व मसूड़े होते हैं इनको प्रभावित कर देता है। चलिए अगला देखते हैं, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है। और ये ईसीजी जो इसका टेस्ट होता है किससे संबंधित होता है? तो ये हृदय संबंधी होता है, ठीक है। जो हृदय संबंधी समस्याएं होती हैं इस टेस्ट से उसका पता लगाया जाता है। तो हम कह सकते हैं ईसीजी जो टेस्ट होता है हृदय से संबंधित होता है और जो टेस्ट किया जाता है वो हृदय संबंधी समस्याओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 22, विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो विटामिन के अध्ययन को विटामिनोलॉजी कहा जाता है। विटामिन की खोज कब की गई? 1911 में, सीफंक ने की थी 1911 में, ठीक है। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील, ठीक है। तो जल में घुलनशील कौन कौन से हैं? BC होता है, B और C होता है। और जो वसा में घुलनशील होता है वो DEKA, डेका, ठीक है। DEKA जो है ये वसा में घुलनशील है और B और C जो होता है ये जल में घुलनशील होता है, याद रखना। और विटामिन का जो कार्य होता है हमारे शरीर में क्या होता है? रोगों से रक्षा करना, ठीक है। रोगों से रक्षात्मक कार्य करता है विटामिन, और कोई भी एनर्जी हमें नहीं देता है, सिर्फ और सिर्फ रोगों से बचाव करता है, रक्षा करता है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर क्या है, आँखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? तो विटामिन कौन सा है? विटामिन ए जो है आँखों से संबंधित होता है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो रतौंधी हो जाती है, जिसमें कम रोशनी में दिखाई नहीं देता है या रात के अंधेरे में भी दिखाई नहीं देता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, और इसका जो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल होता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन, ठीक है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन होता है। अगला देखता है, विटामिन बी की कमी से रोग कौन कौन सा हो जाता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है, ठीक है, याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण है। छिली हुई सब्जियों से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो विटामिन सी और मतलब बी, ठीक है। बी और सी जो विटामिन होते हैं, ये दो जो विटामिन है बी और सी, ठीक है, ये छिली हुई सब्जियों से निकल जाते हैं। और खासकर जो विटामिन सी होता है ये तो निकलता ही, लेकिन बी जो होता है ये भी निकल जाता है छिली हुई सब्जियों से। तो ये क्वेश्चन आ जाता है ऑप्शन में, यदि सी ना मिले बी हो तो बी भी आप लगा देना, ठीक है। रिपीट कर देता हूँ, छिली हुई सब्जियों से कौन सा विटामिन निकल जाता है? धोने पर, ठीक है। तो मान लो सब्जी छिली गई, उनको धोया गया तो कौन सा विटामिन निकलेगा? बी और सी। यदि ऑप्शन में बी ना हो, सी हो तो सी लगा देना, यदि सी नहीं है बी है तो बी भी मान्य होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 24, कौन सा विटामिन शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? तो ये बनता है विटामिन डी, ठीक है। विटामिन डी जो है शरीर में सबसे तीव्र गति से बनता है। और ये पाया कहाँ जाता है? ये पाया जाता है सूर्य की रोशनी में। प्रातःकाल जो सूर्य निकलता है उस कंडीशन में यदि आप सनशाइन करते हैं या धूप सेंकते हैं तो उस कंडीशन में आपको विटामिन डी की प्राप्ति होगी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, विटामिन एच का अन्य नाम है, ठीक है। विटामिन एच को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो B7 के नाम से भी इसको जाना जाता है, विटामिन एच को, ठीक है। याद रखना, भूलना नहीं, कंफ्यूज मत होना, क्या है? विटामिन एच को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो B7 के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, फेफड़ों का अध्ययन कहलाता है? तो ये कहलाता है प्लम्नोलॉजी, ठीक है। क्या कहलाता है? फेफड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? प्लम्नोलॉजी कहलाता है। और जो यदि क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे शरीर में मुख्य श्वसन अंग कौन सा होता है? तो वो फेफड़े होते हैं। और रक्त का ऑक्सीकरण, एक क्वेश्चन आ जाता है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि रक्त का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो रक्त का ऑक्सीकरण जो होता है वो फेफड़ों में होता है, जबकि रक्त का शुद्धिकरण की बात आएगी तो वो
किडनी गुर्दा में होता है। ठीक है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होगा? गुर्दे में होगा। यदि बात आ जाती है कि रक्त का ऑक्सीकरण कहाँ होता है तो वो फेफड़ों में होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और फेफड़े जो होते हैं शरीर का जो मुख्य श्वसन अंग होता है वही होते हैं फेफड़े। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 27। यकृत का अध्ययन कहलाता है, तो यकृत का जो अध्ययन है क्या कहलाता है? हेपेटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? हेपेटोलॉजी कहलाता है। और जो रक्त होता है वो हेमेटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी और यकृत का अध्ययन जो होता है वो क्या कहलाता है? हेपेटोलॉजी। ठीक है, हेपेटोलॉजी और हेमेटोलॉजी में अंतर है, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति में श्वसन दर होती है प्रति मिनट। ठीक है, तो जो एक स्वस्थ व्यक्ति होता है उसकी जो श्वसन दर होती है प्रति मिनट कितनी होती है? 1 मिनट में 16 से 20 बार। ठीक है, ये 16 से 20 बार लगभग में है। हालांकि आपको किताबों में कहीं पर 16 से 18 बार भी मिलेगा। ठीक है, कहीं पर कुछ मिला है, लेकिन ये जो है ये जो संख्या लिखी है काफ़ी मतलब हद तक ठीक ठाक लिखी हुई है। 16 से 20 बार जो होता है एक स्वस्थ मनुष्य का जो मतलब सांस लेने की जो दर होती है प्रति मिनट वो कितनी होती है? 16 से 20 बार होती है। यदि ऑप्शन में मान लो 16 से 20 बार नहीं लिखा है, 16 से 18 बार लिखा है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, 16 से 18 बार भी आप लगा सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, कौन सी गैस की मात्रा शोषण व निःशोषण कौन सी गैस की मात्रा उच्च शोषण या निःशोषण के दौरान परिवर्तित नहीं होती है? कहने का मतलब यही है, जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में कौन सी ऐसी गैस है जो परिवर्तित नहीं होती है? तो हमें बताना है, जब हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो मतलब 3-4 गैसें तो अंदर जाती ही हैं, लेकिन उनमें से वह कौन सी गैस है जो परिवर्तित नहीं होती, मतलब जितनी हम लेते हैं उतनी ही रिलीज कर देते हैं? तो वो होती है नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन गैस होती है जो 78% वायुमंडल में होती है। तो 78% यदि हम लेते हैं, जब छोड़ते हैं तो जितनी लेते हैं उतनी ही 78% ही छोड़ देते हैं। जबकि जो ये मतलब क्या है ऑक्सीजन कितनी लेते हैं? 21% लेते हैं, लेकिन जब इसको हम रिलीज करते हैं तो ये घटकर कितनी बाहर निकलती है? 17% निकल जाती है। बाकी जो है 4% वो खपत हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वो बाहर आती है 4% के रूप में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तो आपको ये भी पता होगा कि मतलब वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है सर्वाधिक मात्रा में? तो वो नाइट्रोजन होती है 78%, फिर 21% क्या होती है? ऑक्सीजन होती है, फिर इसके बाद मतलब रहता है कार्बन डाइऑक्साइड और फिर आर्गन वगैरह होती हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या है प्रश्न नंबर है 30। ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने एटीपी अणु प्राप्त होते हैं? तो ये 38 एटीपी अणु प्राप्त होते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 31। डिप्थीरिया रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो ये होता है गला। ठीक है, गले से संबंधित होता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 32। अष्टांग योग के कितने अंग होते हैं? तो ये होते हैं 8। ठीक है, अष्टांग योग में कितने अंग होते हैं? तो अष्टांग योग के कितने अंग हैं? 8 अंग होते हैं। और योग का पितामह किसे कहा जाता है? तो महर्षि पतंजलि को कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन आता है कि योग दिवस कब मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, यानी विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को विश्व दिवस मनाया जाता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 21 जून को मतलब विश्व योग दिवस मनाया जाता है। योग के पितामह कौन है? महर्षि पतंजलि हैं। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी दोनों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 33। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। ठीक है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। क्योंकि 7 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है? जो WHO होता है, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। ठीक है, कब? 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। तो इसीलिए 7 अप्रैल को ही क्या करते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और मतलब कब से स्टार्टिंग हुई है? तो इसकी जो स्थापना हुई थी WHO की, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो इसका मुख्य कार्य होता है, जो पूरी दुनिया में लोग हैं उनके जो शारीरिक स्तर होता है इसको ऊंचा उठाना, शारीरिक स्तर को ऊंचा उठाना, इसका मुख्य कार्य होता है WHO का। और यदि पूछ लेता है कि इसकी स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या है क्वेश्चन हमारा।
टाइफाइड रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये जो हमारी आंतें होती हैं शरीर के अंदर पाचन क्रिया में जो आंत होती है आंत को प्रभावित करता है। अगला देखते हैं, मानव नेत्र में आंसू किस ग्रंथ से निकलता है? तो ये निकलता है लेक्राइमल ग्रंथ से। ठीक है, क्या है? लेक्राइमल ग्रंथ से निकलता है। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था और उम्मीद करेंगे सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने यार दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।